तो साथियों, तो आज का अपना टॉपिक होगा एक तो गुप्त और गुप्तोत्तर जो साम्राज्य, इनके बारे में जो भी आपके रेलवे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और एक हम चोल वंश, पल्लव वंश, जो आपके वंश पूछे जाते हैं, इनमें एक वंश हम और करेंगे। तो हमारा डेली का टारगेट होता है कि लगभग हम 2 टॉपिक कंप्लीट कर लें, तो आपके जो भी एग्ज़ाम आएगा उनमें बहुत बेनिफिशियल होगा। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो कि कोई भी एग्ज़ाम हो आपके लिए रेलवे के, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। रेलवे के साथ साथ ये एसएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेंगे, तो दिल्ली पुलिस के भी इम्पोर्टेंट रहेंगे, क्योंकि इन सब के एग्ज़ाम कराने वाली संस्था एक ही है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए जिसमें जीके पूछा जाता है, उन सब के लिए क्लास ले सकते हैं। तो आज का अपना पहला टॉपिक है गुप्त एवं गुप्तोत्तर साम्राज्य, गुप्ता एंड पोस्ट गुप्त एम्पायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 211 क्वेश्चन जो भी आपके 9 टॉपिक थे उसमें कंप्लीट हो गए थे, लेकिन आज हम 212 से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, हम टोटल 15,000 क्वेश्चन करेंगे, तो इसमें ये 212 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। और आज हमारा टारगेट है कि 260 के समथिंग आपके 2 चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएंगे। चलिएगा, और कल के भी मैं टॉपिक बता दूंगा, वो आपको पढ़ के आना है। और आपको इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको पीडीएफ भी बता दूंगा कि कहाँ से लेनी है। चलिएगा, प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख रूप में भी जाना जाता है, हमें की उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यानी कि जो प्रयाग प्रशस्ति है ये किसके बारे में बताती है? तो ये बताती है आपको समुद्रगुप्त के बारे में। किसके बारे में? समुद्रगुप्त के बारे में। ये आपके एनटीपीसी स्टेज 2 यानी कि CBT 2 का क्वेश्चन है। चलिएगा, प्रयाग प्रशस्ति से हमें गुप्त शासक समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। तो समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी आपके प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित है। तो जो प्रयाग प्रशस्ति है ये किसने रची थी? ये हरिसेन ने रची थी। किसने? हरिसेन। अब सर ये हरिसेन कौन था? तो ये था आपके जो समुद्रगुप्त था इनके दरबारी कवि। इनमें उन राज्यों का वर्णन मिलता है जिस पर समुद्रगुप्त ने विजय प्राप्त की थी। यानी कि इसमें बताया क्या गया है कि समुद्रगुप्त ने इन स्टेट्स में क्या की थी? विजय प्राप्त की थी। इसे इलाहाबाद स्तंभ लेख के रूप में भी जाना जाता है। इम्पोर्टेंट है कि प्रयाग प्रशस्ति को किस नाम से भी जाना जाता है? तो यह है आपके इलाहाबाद स्तंभ लेख। इस प्रशस्ति को मूल रूप से कौशाम्बी में अशोक के स्तंभ पर उकेरा गया था। तो इसको बनाया कहाँ गया था? जो कौशाम्बी है वहाँ पर जो अशोक के स्तंभ है वहाँ पे उखाड़ा गया था। अकबर के समय जहांगीर इसे इलाहाबाद में स्थापित करवाया। तो अकबर के टाइम में जब जहांगीर आया तो इन्होंने इनको कहाँ पे बेच दिया? इलाहाबाद में। इस प्रशस्ति की भाषा संस्कृत शैली तथा शैली है वो आपके चंपू है। तो कौन सी शैली है? चंपू शैली है। और भाषा आपके संस्कृत है। इसमें कुल 33 पंक्ति हैं। और मैं आपको बता दूं कि अपनी क्लास में कोई फालतू की बात नहीं होती, डायरेक्ट क्वेश्चन टू क्वेश्चन हम बात कर देंगे। चलिएगा, हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है? तो हर्षवर्धन की बात करें तो ये है आपके पुष्यभूति वंश से। कौन से वंश से? पुष्यभूति वंश से। सम्राट हर्षवर्धन उत्तर भारत में 7वीं शताब्दी के शक्तिशाली राजा थानेश्वर के पुष्यभूति वंशी शासक प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। देखो, इसको आप पॉइंट टू पॉइंट समझते चलना। चलिएगा, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। ये भी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। तो जो सम्राट हर्षवर्धन थे, ये उत्तर भारत के राज्य थे। कहाँ के? उत्तर भारत में। कौन सी शताब्दी में आई? 7वीं शताब्दी के समथिंग। और ये थानेश्वर के जो पुष्यभूति वंश था, थानेश्वर का जो पुष्यभूति वंश था, यहाँ का एक शासक हुआ करता था प्रभाकर वर्धन, इनके पुत्र थे। यानी कि हर्षवर्धन के पिता का नाम क्या था? प्रभाकर वर्धन।
इन्होंने कनौज को अपनी राजधानी बनाई। तो हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी किसको बनाया? कनौज को बनाया। सम्राट हर्ष ने रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद नामक नाटकों की रचना की। वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब इसमें कुछ याद रखो या ना रखो, यह आप याद रखोगे। सम्राट हर्ष ने रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद, ये किन के नाटक हैं? तो ये है आपके हर्षवर्धन के। किसके? हर्षवर्धन के। चलिएगा, रवि कीर्ति का अहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की खाली जगह पर विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, हर्ष। तो जो रवि कीर्ति का अहोल शिलालेख पुलकेशिन है द्वितीय की कौन सी विजय? हर्ष पर विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। तो यहाँ पे एनटीपीसी ने काफी क्वेश्चन उठाए हैं आपके। अहोल शिलालेख रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया था, जो पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में एक जैन कवि था। कौन था? एक जैन कवि था। कौन? किसके शासनकाल में? जो पुलकेशिन है, इनके शासनकाल में। रवि कीर्ति का अहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की हर्ष पर विजय के बारे में विस्तार से बताता है। तो किसकी विजय? पुलकेशिन द्वितीय की जो हर्ष पर विजय, इसके बारे में जानकारी कौन देता है? अहोल शिलालेख। कौन? अहोल शिलालेख। अहोल शिलालेख कर्नाटक में है। अहोल शिलालेख कहाँ पे? कर्नाटक में। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग आया था। कौन आया था? ह्वेनसांग, जिसका दूसरा नाम है जुआनजांग। जुआनजांग। तो ये किसके शासनकाल में आया? ये आया था आपके हर्षवर्धन के शासनकाल में। पहले तो आप पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो पूरे का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आएगा आपके। ठीक है, चलो मैं ले लेता हूँ आपके सामने। लो, अब आप भी ले लो। चलिएगा, तो शासकों का जो शासनकाल दे रखा है ये ध्यान से देखना। हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग आया, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान आया, और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता आया। मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में अल बरूनी आया, और मारवर्मन कुलशेखर के शासनकाल में आपके मार्को पोलो आया। कौन आया? मार्को पोलो आया। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखोगे, और जब तक याद ना रह जाए तो डेली आप इनको याद करते जाओगे। नेक्स्ट, उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में बीज गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया। तो ये था आपके आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट ने किसकी खोज की थी? शून्य की खोज की थी। ठीक है, तो बीज गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान आर्यभट्ट ने दिया था। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक महान ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे, जिन्होंने बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आर्यभट्ट का जन्म पटना के कुसुमपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना के कुसुमपुर में। अब देखो, यहाँ पे कुछ व्यक्ति दे रखे हैं आपके, और इनके जो कार्य क्षेत्र है ये दे रखे हैं। चलिएगा, तो जो चरक है, चरक ने क्या किया था? महर्षि और आयुर्वेद विशारद थे ये। और ब्रह्मगुप्त और ब्राह्मीर दोनों ये थे भारतीय गणितज्ञ। कौन थे? भारतीय गणितज्ञ। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट। कौन थे? बाणभट्ट। तो बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट ने हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना की, जिससे हर्षवर्धन के शासनकाल की जानकारी मिलती। तो हर्षचरित की रचना इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा,
इसको आप नोट करके लिखिएगा। पहली बात तो बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाण भट्ट ने हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी। ये कई बार मैंने एग्जाम्स में देखा है, सीधा सीधा पूछ लेता है कि हर्षचरितम के लेखक कौन है, तो बाण भट्ट। अब बाण इस हर्षचरित में है क्या, तो इसमें हर्षवर्धन के शासनकाल का जानकारी मिलती है। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया, ये भी मैंने अभी आपको बताया था, इम्पोर्टेंट है। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके दरबार में आया, तो ये आया था हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन स्वयं शासन का साहित्यकार था और इन्होंने क्या लिखी, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद की रचना की। तो ये भी पेज आपके लिए वेरी इम्पोर्टेंट बन जाता। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये किसकी रचना है, तो ये है हर्षवर्धन की। किसकी, हर्षवर्धन की। और हर्षचरित्र बाण भट्ट की। चलिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, इनमें से एक ना एक सवाल आपके पूछा जाएगा। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया, तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन। ए से हे मिला दो, देखो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। चलिएगा, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। ह्वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया। भारत से वे 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वहाँ नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत में बौद्ध ग्रंथों के संग्रह के लिए आया। इसका भ्रमण वृत्तांत सियुक की नाम से प्रसिद्ध है। कौन से नाम से, सियुक की नाम से प्रसिद्ध है। ध्यातव्य है कि ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप देखो, वापस देखना, ह्वेनसांग पहली बात तो किसके शासनकाल में आया, हर्षवर्धन, ये मैंने आपको कई बार बता दिया। और ये 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान हुआ और भारत से 645 में वापस लौटा। कभी कभी ये सन भी पूछ ली जाती है। तो 629 में आया, 645 में चला गया। और अध्ययन कहाँ पे किया था, नालंदा विश्वविद्यालय में। अगर आपको पूछ ले कौन सा चीनी यात्री है जो बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन के लिए भारत आया, तो वो था कौन था, ह्वेनसांग था। ठीक है, और यहाँ पे आया और कहाँ रुका, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। और इनका जो वृत्तांत है, जो भारत घुमा, इनके बारे में जो जानकारी है वो किस में लिखी, इसने सियुक की। तो सियुक की किसने लिखी थी, ह्वेनसांग ने। ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे, तो ये थे आचार्य शीलभद्र। तो यहाँ पे ये 4 या 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ये आप याद रखना। एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया। 627 से 643 ईस्वी तक भारत की 17 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। तो ये ह्वेनसांग अभी बताया था। चलिएगा, तो यहाँ पे देखो 2 साल ज़्यादा दे रखे, यहाँ पे कम दे रखे, तो ये आप लगभग एक एवरेज मान के चल लेना, ऐसे ही पूछे जाते। इनमें से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया, तो ये आया था, ऐसे हे मिला लो। चलेगा, कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा, तो यही ह्वेनसांग। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाइए। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में नालंदा आया तथा छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा, यानी ये पहले पढ़ा फिर पढ़ाया। बाण भट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे, तो बाण भट्ट थे आपके हर्षवर्धन के, जिसने कौन सी पुस्तक लिखी, बताओ, हर्षचरित, ये लिखी थी बाण भट्ट ने। चलिएगा, और रत्नावली नाटक किसका है, हर्षवर्धन का। चलिएगा, बाण भट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य लेखक और कवि थे।
जो कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इनके दो प्रमुख ग्रंथ है, एक तो हर्षचरितम और कादम्बरी। सबको छोड़ो, इनको नोट करो। हर्षचरितम और कादम्बरी किसके प्रमुख ग्रंथ है? ये है बाणभट्ट के। और इनके दोनों ग्रंथ संस्कृत साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन समुद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है? तो 9 रत्नों में से एक कौन है? यह है व्राहिमीर। कौन है? व्राहिमीर। चलेगा। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो जो चंद्रगुप्त है और विक्रमादित्य ये दोनों एक ही। उन्होंने 375 से 415 ईस्वी तक शासन किया। गुप्त साम्राज्य का ये समय भारत का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत की शुरुआत की। सांची अभिलेख में उन्हें देवराज कहा गया है। चंद्रगुप्त के दरबार में नवरत्न निवास करते थे, जिनमें से कालिदास, वराहमिहिर। चलेगा। यहाँ पे आप है ना, इनको 9 रत्न है वो आप याद कर लेना। ये कोई ना कोई पूछ ही लेगा आपसे। तो एक कालिदास था, वराहमिहिर था, धन्वंतरी था, घटखरपर था, शंकु था, अमर सिंह था, वेताल भट्ट था और सपनक था और वर रुचि थे। तो यह आपको इम्पोर्टेंट है, याद होना चाहिए। और एक यह होना चाहिए गुप्त साम्राज्य का भारत का स्वर्णिम युग कौन सा है? तो गुप्त साम्राज्य। चलिएगा। इनमें से किसे भारत का नेपोलियन? तो ये नेपोलियन किसे कहते हैं? तो ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त के बारे में देखो, वह चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। तो चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र समुद्रगुप्त। अरे पहले चांद आया समुद्र, तो याद रखना चांद आया। कौन आया? चांद आया। वे गुप्त वंश का एक महान योद्धा तथा कुशल सेनापति था। कौन से वंश का? कौन से वंश का था? तो गुप्त वंश का। समुद्रगुप्त की विजयों के कारण इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। तो थोड़ा सा एक बार इसको वापस देखना कि समुद्रगुप्त की विजयों के कारण, तो विसेंट स्मिथ की एक किताब है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें समुद्रगुप्त को क्या बोला गया है? भारत का नेपोलियन। इनकी उपाधियां पराक्रमक, एक प्रतिरथ, सर्वजोच्छता, लिच्छवी दोहितर, ये इनकी समुद्रगुप्त की उपाधियां याद रखनी है आपको। प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक है। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताइए। प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक है और चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताइए। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का क्या नाम था? ये था आपके प्रभावती गुप्त। ऑप्शन नंबर डी। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का शक्तिशाली शासक था। इसने वैवाहिक संबंध और विजय दोनों तरह से साम्राज्य की सीमा का विस्तार किया। अपनी वैवाहिक नीति को इसने 2 पड़ोसी राज्य नागाओं और वाकाटक के खिलाफ निर्देशित किया। इन 2 शक्तियों को जीतना चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए बहुत आवश्यक था, ताकि शक क्षत्रपों को वंश में किया जा सके। सबसे पहले चंद्रगुप्त ने नाग राजकुमारी कुबेर नागा से शादी की और इनको मित्र बनाया। चंद्रगुप्त अपनी बेटी प्रभावती गुप्त का विवाह महाराष्ट्र के राजा वाकाटक रुद्रसेन द्वितीय से किया। तो अपनी जो बेटी थी, इनका विवाह किसके साथ कर दिया? रुद्रसेन के साथ, जो कि वाकाटक शासक था। इस तरह वे महाराष्ट्र और मध्य भारत में अपनी शक्ति को मजबूत किया। चलिए। विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? तो विक्रमादित्य अभी मैंने आपको बताया, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो।
जो भी है इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर दोगे। चलेगा, इसका आंसर नहीं बताने वाला मैं। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको संस्कृत में विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, गुप्त वंश के एक शक्तिशाली सम्राट थे। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है, समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी थे। इसके शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया। नेक्स्ट, सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किसकी कृति है? तो जो मेघदूत है वो किसकी कृति है? वो है कालिदास की। मेघदूत किसकी है? कालिदास की। चलेगा, कालिदास 3री-4वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य में संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का एक प्रसिद्ध नाटक है। कालिदास की प्रमुख कृतियाँ निम्न हैं: अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम। तो ये किसकी है? कालिदास की है, ये याद रखना। रघुवंशम और कुमार संभवम, ये महाकाव्य किसके हैं? ये भी कालिदास के हैं। और मेघदूत और ऋतुसंहारम, ये भी किसके हैं? कालिदास के खंड काव्य। तो इसमें ज़्यादातर आपके ये पूछे गए हैं अभी तक, अभिज्ञान शाकुंतलम और मालविकाग्निमित्रम, ये किसकी रचना? तो अब की बार हो सकता है आपके विक्रमोर्वशीयम आ जाए। प्रशस्ति में किस राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखी? तो ये लिखी थी आपके गुप्त वंश ने। किसने लिखी थी? गुप्त वंश ने। चलिएगा, गुप्त वंश के अंतर्गत शासकों ने प्रशस्ति में अपनी उपलब्धियां लिखवाई। प्रशस्ति अपने शासकों की प्रशंसा में कवियों द्वारा रचित शिलालेखों की एक भारतीय शैली है। प्रशस्ति का सबसे पहला प्रसिद्ध उदाहरण खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है। ये इम्पोर्टेंट बन जाता है यहाँ पे। प्रशस्ति का सबसे पहला उदाहरण कहाँ है? खारवेल का हाथी गुम्फा शिलालेख, जो प्राकृत भाषा और ब्राह्मणी लिपि में लगभग 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा हुआ माना जाता है। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक भी था? तो ये था आपके समुद्रगुप्त। कौन था? समुद्रगुप्त। चलिएगा, तो चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? समुद्रगुप्त हुआ। समुद्रगुप्त को गुप्त वंश का एक महानतम शासक और एक अच्छा वीणा वादक के रूप में भी जाना जाता है। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इन्हें भारत का नेपोलियन कहते हैं। तो 9 शासक तो आर्यावर्त के और 12 शासक दक्षिणावर्त के, इन सबको पराजित किया, इसलिए इनको भारत का नेपोलियन कहते हैं। तो भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? बताओ, चंद्रगुप्त प्रथम या समुद्रगुप्त को? तो समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था और इससे संगीत प्रेमी भी कहते हैं। तो संगीत प्रेमी कौन था? समुद्रगुप्त। ऐसा अनुमान उनके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया जाने पर लगाया गया है। नेक्स्ट, किस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गुप्त साम्राज्य की 4वीं शताब्दी। गुप्त साम्राज्य 4वीं शताब्दी। चलिएगा, डिटेल देखिए आप इनकी। गुप्त साम्राज्य को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसे भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार, धार्मिक सहिष्णुता, आर्थिक समृद्धि तथा शासन व्यवस्था की स्थापना काल के रूप में जाना जाता है। मूर्ति कला के क्षेत्र में देखें तो गुप्त काल में भरहुत, अमरावती, सांची तथा मथुरा
इस काल की प्रसिद्ध मूर्तियों के निर्माण का काल था। क्लियर? चलिएगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि किस युग को भारत का स्वर्ण युग माना जाता है? तो ये गुप्त साम्राज्य जो कि 4वीं शताब्दी के आसपास था, इनको माना जाता है। चलिएगा, यहाँ पे और कुछ बातें। चित्रकारी के क्षेत्र में अजंता, एलोरा तथा बाघ की गुफाओं में की गई चित्रकारी है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में आर्यभट्ट जहाँ पृथ्वी की त्रिज्या की गणना की और सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड का सिद्धांत दिया। तो सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड का सिद्धांत भी किसने दिया? आर्यभट्ट ने। दूसरी ओर वराहमिहिर ने चंद्र कैलेंडर की शुरुआत की। तो चंद्र कैलेंडर की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी आपके, किसने की थी? वराहमिहिर ने। और सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड सिद्धांत किसने दिया? आर्यभट्ट ने। और पृथ्वी की त्रिज्या किसने ज्ञात की? आर्यभट्ट ने। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग बोला जाता है? तो ये बोला जाता है गुप्त काल को। कौन से काल को? गुप्त काल को। अरे, स्वर्ण का मतलब होता है सोना, और सोना क्या होता है? गुप्त होता है, छुपाया हुआ होता है। नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आपके कुमारगुप्त प्रथम ने। किसने? कुमारगुप्त प्रथम ने। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त फर्स्ट ने बिहार राज्य के नालंदा जिले में करवाई। कहाँ करवाई? बिहार राज्य के नालंदा जिले में। महायान बौद्ध धर्म के इस विश्वविद्यालय में हीनयान बौद्ध के साथ अन्य धर्मों की शिक्षा दी जाती है। यानी कि यहाँ पे महायान के साथ हीनयान भी दी जाती है और अन्य भी दी जाती है। ह्वेनसांग के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति शीलभद्र थे। कौन थे? शीलभद्र थे। 1193 ईस्वी में तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। किसने? बख्तियार खिलजी ने 1193 में। चलिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली? तो ये संभाली थी समुद्रगुप्त ने। किसने? समुद्रगुप्त ने। चलिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर समुद्रगुप्त ने संभाली। समुद्रगुप्त राजवंश के चौथे शासक थे। कौन से नंबर के? चौथे नंबर के। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए दूसरे के साथ युद्ध किया। तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, कनौज। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने कनौज पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए दूसरे के साथ क्या किया था? युद्ध किया था। हर्ष के पश्चात कनौज विभिन्न शक्तियों का केंद्र बन गया। 8वीं शताब्दी में कनौज पर अधिकार करने के लिए 3 बड़ी शक्तियां पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच संघर्ष आरंभ हो गया। ये संघर्ष लगभग 200 वर्ष तक चला। त्रिपक्षीय संघर्ष के फलस्वरूप कनौज पर अंतिम रूप से गुर्जर प्रतिहार शासकों का अधिकार हो गया। चलिएगा, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा क्वेश्चन में उस पर ज़्यादा जोर दूंगा और बाकी साथ के साथ पढ़ते आपको चलना है और सुनते जाना है। चलिएगा, 4वीं शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने खाली जगह में एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। तो ये कौन से ने थे? तो ये थे मगध। मगध में एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। किसने? गुप्त काल ने 4वीं शताब्दी के आसपास।
चौथी शताब्दी में उत्तर भारत के मगध में एक नए वंश का उदय हुआ। इस वंश का नाम गुप्त वंश था। इस वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। कौन थे? श्री गुप्त। मौर्य वंश के पतन के पश्चात नष्ट हुई मगध की राजनीतिक एकता को पुनः स्थापित करने का श्रेय गुप्त वंश को है। चलिएगा नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था? तो यह था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र भी क्या था? गुप्त वंश की राजधानी था। कुषाणों के पतन के बाद उत्तर भारत में अनेक राज्यों का उदय हुआ, जिनमें से मगध में गुप्त राजवंश भी एक था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। इसके बाद घटोत्कच शासक हुआ। तो कौन आया? देखो, गुप्त था और गुप्त वंश का संस्थापक गुप्त था, और इसके बाद में घटोत्कच आया। और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माने ना तो वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। अगर स्थापना की बात करें या संस्थापक की बात करें तो श्रीगुप्त, और वास्तविक संस्थापक बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्तों की राजधानी पाटलिपुत्र, जो कि वर्तमान में पटना है, ये थी। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक थे श्री गुप्त। कौन थे? अच्छा, इसमें ये दे नहीं रखा किसका नाम। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। तो चंद्रगुप्त प्रथम यहाँ पे है नहीं। अगर चंद्रगुप्त प्रथम होता, यहाँ पे सेकंड ना होके प्रथम होता तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता। लेकिन ये है नहीं, इसलिए किसे माना गया? श्री गुप्त को। क्लियर? चलिएगा, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, जिसने महाराज की उपाधि धारण की। श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र कौन आया? घटोत्कच। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम राजा बना, जो गुप्त वंश का शक्तिशाली शासक था। चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चलिएगा, यहाँ पे देखो चंद्रगुप्त सेकेंड है। अगर प्रथम होता ना तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाता। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? तो गुप्त काल के समय कौन आया था? फाहियान। आजकल एक गुफा चॉकलेट आती, क्या आती? गुफा टॉफी आती। तो गु से गुप्त काल और फा से फाहियान। चलेगा, गुप्त काल के दौरान चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। वे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। फाहियान की भारत यात्रा का उद्देश्य बौद्ध हस्तियों एवं बौद्ध स्मृतियों को खोजना था। इसलिए फाहियान ने उन्हीं स्थानों के भ्रमण को महत्व दिया जो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि, हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? तो ये थे बाण भट्ट। कौन थे? बाण भट्ट। बाण भट्ट हर्षवर्धन के राज्यसभा के दरबारी कवि थे। ये संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। कौन थे? संस्कृत के प्रकांड विद्वान। इन्होंने हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना की। तो हर्षचरित और कादम्बरी की रचना किसने की थी? बाण भट्ट ने। चंद्रवर्धन पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे, और इन्होंने क्या लिखा? पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? चंद्रवर्धन ने, जो कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे। और जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। जयदेव कौन थे? लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि। और गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की। किसने की थी? जयदेव ने। तो मेरी मानो तो आप इसका एक बार पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिएगा, स्क्रीनशॉट ले लिया तो अब बढ़ते हैं आगे। हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास से प्रभुत्व में आए, और उन्हें उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में जाना जाता है। तो ये था राजपूत। कौन थे? राजपूत। चलिए, हर्षवर्धन के मृत्यु के पश्चात
उनका संपूर्ण साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में बंट गया, जिनमें अधिकांश राज्य के शासक राजपूत जाति के थे। 7वीं से 12वीं शताब्दी भारतीय इतिहास में राजपूत युग के नाम से जानी जाती है। हर्ष की मृत्यु के बाद राजपूतों, गुर्जर प्रतिहार, पाल राष्ट्रकूटों में त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ, ठीक है, जिसके गुर्जर प्रतिहार वंश विजयी हुए और कन्नौज पर उनका आधिपत्य हुआ। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का 390 ईस्वी में गुजरात तक विस्तार किया। कौन सी ईस्वी में? 390 ईस्वी में। चीनी यात्री आईटे सिंह में 3 वर्ष ठहर कर संस्कृत सीखा था। कहाँ ठहर के? तो ये हो जाएगा आपके ताम्रलिप्ति। कहाँ ठहरा था ये? ताम्रलिप्ति में। सिंह चीनी बौद्ध यात्री था। ये 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। वे दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया। सुमात्रा तथा लेखा लंका होते हुए ताम्रलिप्ति पहुंचा, जहां 3 वर्षों तक रहकर संस्कृत का। अगला वंश है आपके दक्षिण भारतीय राजवंश, जिसमें आपके चोल, चालुक्य और पल्लव तथा संगम, ये चारों वंश आ जाते हैं। और इनमें से बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना है। तो इनमें से लगभग आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं 16 से 17 क्वेश्चन। कितने? 16 से 17 क्वेश्चन। तो ज़्यादा नहीं पूछे गए, फिर भी आपको पढ़ना है। चलिएगा, संगम साहित्य की रचना किस शास्त्रीय भाषा में हुई थी? तो संगम की हुई थी आपके तमिल में, संगम तमिल। चलेगा, संगम साहित्य की रचना तमिल भाषा में हुई थी। ऐतिहासिक युग के भारत में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास जिसे साहित्य से प्राप्त होता है उसे संगम साहित्य कहते हैं। क्या कहते हैं? संगम साहित्य। संगम युग के दौरान दक्षिण भारत पर 3 राजवंशों चेर, चोल और पांड्य का शासन था। चेर, चोल और पांड्य का शासन था। संगमकालीन प्रमुख रचनाएं तोलकाप्पियम, इतुथोक तथा शिल्पाधिकारम है। चलिएगा, चोल शिलालेख से उल्लेखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को सालभोग कहते हैं। क्या कहते हैं? सालाभोग। चलिएगा, इन पे एक बार सर निगाह मार लो आप। चलिएगा, चोल शिलालेख में उल्लेखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को सालाभोग कहा जाता था। ब्रह्मदेय ब्राह्मणों के उपहार दी गई भूमि थी। वहीं वलन वैगई गैर ब्राह्मणों व किसानों को प्रदान की गई भूमि थी। वेलन वैगई किसको प्रदान की गई थी? गैर ब्राह्मण और किसानों को। लेकिन जो सालाभोग थी ये चोल शिलालेखों में उल्लेखित गुरुकुल के अनुरक्षण, तो जो गुरुकुल है इसके अनुरक्षण के लिए सालाभोग और ब्राह्मणों को ब्राह्मदेय ब्राह्मणों को उपहार दी गई थी और वेलन वैगई गैर ब्राह्मण और किसानों को दी गई थी। और पल्लीचेदम जैन संस्थाओं को प्रदान की गई भूमि थी। क्लास बोरिंग लग सकती है, लेकिन ये आपके क्वेश्चन आ रखे हैं। चलिएगा, होयसल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? होयसल साम्राज्य की राजधानी थी, तो ये कौन सी थी? ये थी द्वार समुद्र। कौन सी थी? द्वार समुद्र। तो होयसल यादवों के वंशज थे तथा ये चोल या पश्चिमी चालुक्यों के सामंत थे। ये कर्नाटक के एक छोटे से भाग पर शासन करते थे। होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। किसने की थी? विष्णुवर्धन ने। इनकी राजधानी द्वार समुद्र थी। क्या थी? द्वार समुद्र थी। चलिएगा, नेक्स्ट है आपके सामने दिए गए विकल्पों में से
किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किए? तो शिपिंग उद्यम कहाँ पे स्थापित किए गए थे? तो ये किए थे आपके चोल वंश ने। किसने? चोल वंश ने। चोल राजवंश पेनार और कावेरी नदियों के बीच पूर्वी समुद्री तट पर स्थित है। इस राजवंश की स्थापना विजयालय ने की थी। किसने की थी? विजयालय ने। चोलकालीन प्रमुख बंदरगाह महाबलीपुरम, कावेरीपत्तनम, सालुयरी, कोरकई ये थे। नेक्स्ट, राजा सिंह विष्णु किस वंश के शासक थे? तो ये थे आपके पल्लव वंश के। राजा सिंह विष्णु पल्लव वंश के शासक थे। चलिएगा, राजा सिंह विष्णु पल्लव वंश के शासक थे। सातवाहनों ने दौसावेशों पर निर्मित होने वाले पल्लव वंश की स्थापना इन्होंने ही की थी। सातवाहन साम्राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में शासन करने वाले पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। उल्लेखनीय है कि संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि व किरातार्जुनीयम के रचयिता 12वीं सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट ये बन जाता है कि किरातार्जुनीयम के रचयिता कौन है? 12वीं सिंह विष्णु। चलिएगा, पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक किससे संबंधित है? यानी कि वंश पूछा है। जो चालुक्य वंश। कौन सा? चालुक्य वंश। वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना राजा जयसिंह ने की थी। इसकी राजधानी वातापी जो कि बीजापुर के निकट थी। इस वंश के प्रमुख शासक थे पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, फिर विक्रमादित्य, फिर विनादित्य और फिर विजयादित्य। इन सब में से सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की। किसकी? परमेश्वर की। इसने दक्षिणा परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। वातापी के चालुक्य वंश का अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय था, जिसे दंती दुर्ग ने परास्त कर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था? तो ये था आपके चालुक्य का। कौन से का? चालुक्य का। पुलकेशिन द्वितीय वातापी के चालुक्य वंश का प्रतापी शासक था। ये कीर्तिवर्मन प्रथम का पुत्र था। पुलकेशिन द्वितीय किसका था? कीर्तिवर्मन प्रथम का। पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध एवं विजयों के विषय में जानकारी अहोल अभिलेख में मिलती है। तो अहोल अभिलेख में किसके विजय की जानकारी मिलती है? पुलकेशिन द्वितीय के। इसकी रचना उसके समकालीन कवि रवि कीर्ति ने की। अहोल अभिलेख किसने लिखा? रवि कीर्ति ने। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराकर संपूर्ण दक्षिण भारत को अपने नियंत्रण में कर लिया। हर्षवर्धन को पराजित करने के पश्चात पुलकेशिन द्वितीय ने अपना दूसरा नाम परमेश्वर रखा है। क्या रखा? परमेश्वर। लोहेनेर अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय को पूर्व और पश्चिमी पयोधी का स्वामी, वेरी इंपॉर्टेंट है, यह आपको याद होना चाहिए। चलिए, लोहेनेर अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय को पूर्व और पश्चिम पयोधी का क्या बोला गया? स्वामी बोला गया है। इसी अभिलेख में इसे परम भागवत कहा गया है। क्या कहा गया? परम भागवत। चलेगा, 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए और कांचीपुरम उसकी राजधानी थी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब आपके सिर्फ 10 क्वेश्चन बचे हैं। कितने? 10 क्वेश्चन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7वीं और 8वीं सदी में पल्लव वंश एक शक्तिशाली वंश के रूप में स्थापित हुआ। कौन सा हुआ था? पल्लव वंश, जिसका वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु को माना जाता है। किसको माना जाता है? सिंह विष्णु को। इन्होंने अवनी सिंह की उपाधि धारण की। तो अवनी सिंह की उपाधि धारण की। इस वंश के सबसे प्रतापी शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाशनाथ तथा ऐरावतेश्वर
मंदिर और महाबलीपुरम के तटीय मंदिर का निर्माण करवाया था। कांची की राजधानी कहाँ है? तो ये है आपके पल्लव में। कहाँ? पल्लव में। चलेगा। पांड्य वंश की राजधानी तो ये है आपके मदुरै। मदुरै में पांड्य। तमिल प्रदेश का इतिहास मुख्य रूप से 3 राजवंशों का रहा, चोल, चेर, पांड्य। पांड्य राजवंश का साम्राज्य तमिल प्रदेश के दक्षिण पूर्वी छोर पर बेलारी नदी के किनारे है। कहाँ है? बेलारी नदी के किनारे। पांड्यों की राजधानी क्या थी? मदुरै थी। पांड्यों की राजधानी मदुरै थी। चलिएगा। ने मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की। तो ये कौन था? ये था पांड्य। कौन था? पांड्य था। पांड्य वंश के शासकों ने मदुरै पे शासन किया। पांड्य वंश का इतिहास 3 चरणों में विभाजित किया जाता है। कितने चरणों में? 3 चरणों में। संगमकालीन पांड्य राज्य, कंडुगोन द्वारा स्थापित प्रथम पांड्य साम्राज्य, सुंदर पांड्य द्वारा स्थापित द्वितीय पांड्य साम्राज्य। चलिएगा। तमिल रचना संगम साहित्य ने पांड्य वंश की जानकारी प्राप्त की। किसकी? पांड्य वंश की जानकारी प्राप्त की। देखो ये पढ़ना आपको ये, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ये 2-4 टॉपिक है वो थोड़ा सा जल्दी से करवा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको चीज़ें डायरेक्ट याद रखनी है और कंटेंट ज़्यादा है, तो उस हिसाब से आपको स्पीड भी थोड़ी सी मेंटेन करते हुए चलनी पड़ेगी। मदुरै दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य का एक मुख्यालय नगर है। ये नगर अपने प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है। यहाँ का मुख्य आकर्षण केंद्र कौन सा है? मीनाक्षी मंदिर है। कौन सा? मीनाक्षी मंदिर है मदुरै में। 5 क्वेश्चन बच्चे हैं, बने रहना आप क्लास में। पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है? तो ये माना जाता है आपके करिकाल को। किसको? करिकाल को। अब देख लो, अगर आप कहीं से पढ़ रहे हो और आपको ये वंश बता दिए इन राजाओं के बारे में अच्छे से नहीं पढ़ाया तो देख लो। चोलों की प्रारंभिक राजधानी उत्तरी मन्नलूर थी, बाद में अरियूर एवं तंजावुर बनी। पहले कौन सी थी? ये थी उत्तरी मन्नलूर, और उसके बाद में उरियूर और तंजावुर बनी। संगमकालीन तीनों राज्यों में सर्वप्रथम चोलों का अभ्युदय हुआ। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक करिकाल था। कौन था? करिकाल, जिसने वाणी के युद्ध में पांड्य तथा चेर सहित 11 राजाओं को हराया। करिकाल ने कावेरी नदी के तट पर पुआरपतन नामक नगर की स्थापना की। चोलों का प्रमुख बंदरगाह कावेरी पत्तनम तथा राजकीय चिन्ह बाग था। नेक्स्ट, पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? तो ये लिखा करते थे आपके महेंद्र वर्मन। कौन? महेंद्र वर्मन। पल्लव वंश के राजा महेंद्र वर्मन के समय में पल्लव साम्राज्य ने केवल राजनीतिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक, साहित्य एवं कलात्मक दृष्टि से भी अपने चरमोत्कर्ष पर था। महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने मथविलास, प्रहसन तथा भगवद युकियम जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। दोनों याद होने चाहिए। दोनों की रचना महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने की और ये संस्कृत में लिखे थे नाटक। चलिएगा, 4 क्वेश्चन बाकी, 5 क्वेश्चन। किस चालुक्य राजा ने कनौज के राजा हर्ष को पराजित किया? तो ये किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। कनौज के राजा हर्ष को बादामी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हराया। कहाँ पे? नर्मदा नदी के तट पर। दोनों राजाओं की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं ने संघर्ष को अनिवार्य बना दिया। चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो चोल राजवंश के थे राजेंद्र चोल थर्ड। राजेंद्र चोल थर्ड। चोल वंश का अंतिम शासक अधिराजन या राजेंद्र चोल थर्ड था। विजयालय
ने 850 ईस्वी में चोल वंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी तंजौर थी। क्या थी? तंजौर थी। यह राज्य पेनार और कावेरी नदियों के बीच पूर्वी तट पर स्थित है। कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई? तो ये पाई थी आपके राजा राज ने। नेक्स्ट, राजराज ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय प्राप्त की। इनकी अन्य विजय केरल, पांडे, सिंहल एवं पश्चिमी गंग थी। राजराज की प्रथम विजय केरल थी। कौन थी? केरल थी। जबकि अंतिम विजय मालदीव थी। राजराज की प्रथम विजय तो केरल और अंतिम मालदीव थी। चलिएगा, प्रारंभिक चेर वंशीय राजाओं ने किन राज्यों पर शासन किया? प्रारंभिक चेर वंशीय राजाओं ने किन राज्यों पर शासन किया? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे तमिलनाडु और केरल, इन पर चेर वंश ने शासन किया। प्रारंभिक चेर वंश के राजाओं ने तमिलनाडु और केरल राज्यों पर शासन किया। चेरों का शासनकाल संगम साहित्य युग के पूर्व आरंभ हुआ था। उनमें आधुनिक त्रावणकोर, कोचीन, मलाबार, कोयम्बटूर और झेलम जिलों के प्रसिद्ध प्रदेश सम्मिलित थे। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा आपके सामने, किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? तो ये किया था राजेंद्र चोल ने, यानी कि नेवी का इस्तेमाल किया था। भारतीय राजा राजेंद्र चोल ने दक्षिण पूर्व एशिया की नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया। भारत के इतिहास में केवल चोल वंशी है जिसने नौसेना पर अधिक ध्यान दिया। इसने गेंगईकोंड की उपाधि धारण की। तो गेंगईकोंड की उपाधि राजेंद्र चोल को प्रदान की गई। तो ये थे आज के 260 क्वेश्चन तक हम पहुंच गए। 2 टॉपिक हमने टारगेट लिया, वो कंप्लीट हो गया। और कल के आपके 2 टॉपिक बता देता हूँ। एक तो बॉर्डर लाइन डायनेस्टी, यानी कि सीमावर्ती राजवंश। ये थोड़े से अब 2-4 टॉपिक है, वो थोड़े से अलग आने वाले हैं, तो आप थोड़ा इनको ध्यान से पढ़ना। चलिएगा, ये छोटा ही है। और फिर प्राचीनकालीन साहित्य और साहित्यकार, ये अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कल ये आपके 2 टॉपिक होने वाले, तो थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ जाना। साहित्य और साहित्यकार के बारे में ज़रूर पढ़ जाना। तो 260 से आगे क्वेश्चन कितने हो जाएंगे? 320, यानी कि 60 क्वेश्चन ही हम कल करने वाले हैं। क्लियर? तो बने रहिएगा क्लास में और अच्छे से देखते जाना। और हिस्ट्री यहाँ पे अभी टाइम लगेगा, इसमें ख़त्म नहीं होगी, लेकिन कर लेंगे, कोई ना। ठीक है, तो यहाँ तक पहुँच गए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक करके जाना। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी, और वीडियो को लाइक कर दो एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और यहाँ पे आपके वो पूरी प्ले लिस्ट बनाया दी गई है, तो आप पूरी प्ले लिस्ट को देख लो। आप चाहे 2 की स्पीड से भी देखो, लेकिन इसको देखो ज़रूर। आप कितनी भी स्पीड से देखो, लेकिन आपको देखनी ज़रूर है। आप चाहे 2 की स्पीड से देख लो या चाहे 1.5 की स्पीड से देख लो, ये क्लासेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आपको अच्छे से देखना है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ही है और वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं अगला नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, कल हो सकता है कि स्टैटिक जीके की भी क्लास ले लो। ठीक है, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।